मोरा फ्रैंकलिन इस कहानी की लीड रोल। मोरा को हम एक मेंटल असाइलम में देख पाते हैं। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे पता है मैंने क्या देखा, मैं पागल नहीं हूँ। आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है? कहाँ है वो प्रोमेथियस पर था। वो जान गया था आप जहाज़ पर क्या कर रहे हैं और आपने मेरी याददाश्त को क्या किया है। मोरा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है, रूम नंबर 1011। फिर एक आवाज़ आती है, वेक अप। और मोरा अपनी नींद से जाग जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथों पर बांधने के निशान रह जाते हैं। इसके बाद मोरा एक न्यूज़पेपर में 4 महीने से लापता प्रोमेथियस जहाज के बारे में पढ़ती है और उसके पास अपने भाई का एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा था, मैं जानता हूँ हमारे फादर ने क्या किया है, मुझसे न्यूयॉर्क में आकर मिलो और किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ में एक बात और नोटिस करते हैं, मोरा के केविन का नंबर सेम वैसा ही होता है जैसा कि हमने उसके सपने में देखा था, 1011। खैर, समय है अक्टूबर 19, 1899। मोरा एक कैरबस नाम के जहाज़ पर है। ये जहाज़ ब्रिटेन से न्यूयॉर्क सिटी की ओर जा रहा है जिसमें कई अलग अलग देशों के 1612 मुसाफिर प्लस क्रू सवार है। कैरबस 8 दिनों में अपना सफ़र तय कर लेगा। ये जहाज़ उसी कंपनी का है जिसने प्रोमेथियस जहाज़ को बनाया था, जो कि 4 महीने से लापता है। इसके बाद सीन फर्स्ट क्लास के डाइनिंग हॉल में आता है। इस जहाज़ के मुसाफिर 3 हिस्सों में बटे हैं। फर्स्ट क्लास, जिसमें आते हैं रईस लोग, सेकंड क्लास में यहाँ का क्रू एंड लोअर क्लास पीपल। हर एक मुसाफिर अपने बीते हुए कल को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए इस जहाज़ पर सवार हुआ है। किसी के कुछ सीक्रेट्स हैं या फिर कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं। एक फ्रेंच कपल, लूसियन और उसकी वाइफ क्लेमेंस। बट लूसियन को तो किसी और में दिलचस्पी थी, लिंगी। यह है चाइनीज़ माँ बेटी लिंगी और उसकी मदर, जो कि जापानीज होने का नाटक कर रही हैं। ये दोनों वर्जीनिया के साथ हैं। वर्जीनिया एक प्रोस्टिट्यूट मैनेजर है। एंड फिर मिलते हैं स्पेन से आए 2 भाई, एंजल और रमीरो। एंजल एक आर्टिस्ट है एंड रमीरो एक प्रीस्ट मतलब पादरी। चलो अब मोरा पर आते हैं। मोरा एक डॉक्टर और साइंटिस्ट है जो दिमाग पर अपनी रिसर्च कर रही है। दिमाग की सबसे दिलचस्प बात होती है, दिमाग हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। उसमें यूनिवर्स के सारे राज छिपे होते हैं। सबके अंदर एक दुनिया छिपी होती है, उसे बस डिकोड करने की ज़रूरत होती है। यहाँ हम एक बात और नोटिस करते हैं, इस हॉल में मौजूद मुसाफिर चाय की प्याली एक साथ उठाते हैं। ये कहानी के छोटे छोटे हिंट्स और कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब हम अंत में जान पाएंगे। तभी वहाँ हॉल में एक लोअर क्लास मुसाफिर की एंट्री होती है। उसे मदद चाहिए, उसकी बहन को डॉक्टर की ज़रूरत है। पर तभी 2 गार्ड्स आते हैं और उसे वापस पकड़ ले जाते हैं। मोरा उसका पीछा करती है। उसका नाम था क्रेस्टर। मोरा उसके साथ जहाज़ के निचले हिस्से में जाती है। क्रेस्टर की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है टब। उसके पेट में एक बच्चा है। उसकी प्रेगनेंसी को 7 महीने हो चुके हैं और वो फिलहाल दर्द में है। मोरा उसकी मदद करती है। हालांकि टब की माँ को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उस समय लेडीज़ को डॉक्टर बनने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। मोरा उसे दर्द से राहत दिलाती है। क्रेस्टर और उसकी छोटी बहन एडा मोरा का शुक्रिया अदा करते हैं। एडा भी एक दिन ऐसी ही डॉक्टर बनना चाहती है। तभी अचानक मोरा को पैनिक अटैक आता है। उसे सपने वाले विजन्स आते हैं। वो घबराते हुए जल्दी से जहाज के टेरेस पर आ जाती है और अपने गले का लॉकेट पकड़कर खुद को संभालती है। यहाँ हम मिलते हैं जहाज के कैप्टन से, आइक लार्सन। कैप्टन मोरा को नीचे से आते हुए देख लेते हैं। कैप्टन कहते हैं, रास्ता भूल गई हैं आप, फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नीचे नहीं जा सकते। इस जहाज के कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तभी कैप्टन के पास उसके 2 साथी आते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 20 मिनट से उन्हें एक सिग्नल मिल रहा है, बार बार एक ही सिग्नल, जो शायद उस खोए हुए जहाज प्रोमेथियस से आ रहा है। पर यकीन से कहना मुश्किल है कि वो प्रोमेथियस ही है, क्योंकि अगर वो 4 महीने पहले रास्ते से भटके थे तो बाहु उन्हें नॉर्थ में ले जाता, साउथ में नहीं। सिग्नल्स में मिले कोऑर्डिनेट्स की मदद से पता चलता है कि वो जहाज उनसे मात्र 7 घंटे की दूरी पर है। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि वो रास्ता बदल रहे हैं और जहाज उस तरफ मोड़ दिया जाता है। मुसाफिरों को कुछ समझ नहीं आता आखिर जहाज मुड़ क्यों रहा है। इसके बाद सीन मोरा पर आता है। हमें पता चलता है कि उस लेटर में एक और बात लिखी थी, व्हाट इज लॉस्ट विल बी फाउंड। जो खोया है वो मिल जाएगा। अब मोरा कैप्टन से मिलने जाती है। कैप्टन अपनी फैमिली की याद में थोड़ा बहुत पी लिया करते हैं। वो मोरा को याद दिलाते हैं कि जहाज के इस हिस्से में भी आना मना है। पर मोरा को कैप्टन से कुछ बात करनी थी। क्या ये सच है तुम्हें प्रोमेथियस मिला है? कैप्टन बताते हैं कि हमें एक सिग्नल मिला है, कोऑर्डिनेट्स अभी पक्का नहीं पर हो सकता वो प्रोमेथियस से आया हो। उस जहाज को 4 महीने हो चुके हैं
कोई जिंदा बचा हो मुश्किल है, पर अगर जहाज़ पर खाना था तो हो सकता है कोई जिंदा बचा हो। कैप्टन डाइनिंग हॉल में आकर सभी को मौजूदा हालात बताएंगे। वहाँ मोरा को उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोरा के जाने के बाद कैप्टन के हाथ में हम एक लेटर देखते हैं। उसमें भी सेम वैसा ही लिखा था जैसा कि मोरा के लेटर पर लिखा था, जो खोया है वो मिल जाएगा। अब कुछ समय बाद सीन डाइनिंग हॉल में आता है। कैप्टन मुसाफिरों को बताते हैं कि 6 घंटे पहले हमें एक मैसेज मिला था। हमें लगता है कि ये मैसेज प्रोमीथियस से आया है, जो कुछ महीने पहले लापता हो गया था। प्रोमीथियस जहाज पर 1423 मुसाफिर प्लस 550 क्रू मेंबर्स सवार थे। शायद कुछ अब भी जिंदा हो। जहाज के मोड़ने से कोई भी मुसाफिर खुश नहीं होता। मुसाफिर इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। कैप्टन अपने डिसीजन पर पक्के थे। अब सीन आता है ओलेग एंड जेरोम पर। ओलेग क्रू का हिस्सा है जो जहाज को कोयले से पावर देने का काम करता है, और जेरोम चोरी से इस जहाज पर आया था। उसे भूख लगी थी। ओलेग उसकी मदद करता है। इसके बाद सीन मोरा पर आता है। जहाज के टेरेस पर कैप्टन उसके पास आते हैं। उनके हालात एक ही जैसे मालूम होते हैं। दोनों ही अपने बीते हुए कल से लड़ रहे हैं। तभी खबर मिलती है कि आगे जहाज है। रात का समय हो गया था। कैप्टन उस जहाज से संपर्क बनाने के लिए आसमान में एक फ्लेयर छोड़ते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब या हलचल नहीं होती। कैप्टन का एक साथी सेबेस्टियन सलाह देता है कि उन्हें अपने रास्ते पर वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही रेडियो कनेक्ट होगा वो उसकी लोकेशन की जानकारी कंपनी को दे देंगे, पर कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो वहां जाकर चेक करेंगे और उनकी गैर मौजूदगी में सेबेस्टियन जहाज का इंचार्ज होगा और जहाज की कमांड संभालेगा। मोरा भी कैप्टन के साथ जाने का डिसाइड करती है, शायद डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सके। कैप्टन अपने साथ कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भी इंक्लूड करते हैं। रमीरो, वो पादरी, साथ में ओलेग एंड जेरोम और कैप्टन का एक गार्ड फ्रांस। कुल मिलाकर 6 लोग। समुद्र में सन्नाटा छा गया था। हवाएं थम जाती है। डर का माहौल बनने लगा था, जैसे समुद्र का सन्नाटा कुछ कहना चाहता हो। सीन एंजल पर आता है। उसकी मुलाकात क्रिस्टल से होती है। क्रिस्टल उससे एक सिगरेट चाहता था, मगर एंजल को उसके चेहरे पर बने घाव में दिलचस्पी थी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। उसे उसमें खूबसूरती नजर आती है, या फिर उसका इरादा कुछ और ही है। सीन वापस आता है। कैप्टन अपनी टीम के साथ उस जहाज तक पहुंच चुके थे। अंदाजा बिल्कुल सही था। दैट वॉज नन अदर देन प्रोमीथियस। वो जहाज प्रोमीथियस ही होता है। फ्रांस को लाइफ बोट पर रुकने को कहा जाता है और वहाँ के सब प्रोमीथियस पर जाते हैं। यहाँ से सेबेस्टियन देखता है कि प्रोमीथियस से सिग्नल्स आना बंद हो चुके हैं। कैप्टन और उसकी टीम को कुछ आइडिया नहीं कि प्रोमीथियस पर क्या हुआ होगा। प्रोमीथियस पर सवार मुसाफिरों का नाम और निशान नहीं मिलता। वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। कैप्टन को एक रिबन मिलता है जिसे वो अपने पास छिपा लेते हैं, पर वो देखते हैं कि टेलीग्राफ तो टूटा हुआ है जिससे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अगर टेलीग्राफ टूटा हुआ है तो उन्हें सिग्नल्स कैसे मिले। इसके बाद उन्हें एक ग्रीन बीटल दिखता है जिसका पीछे करने पर वो सब एक कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं। वो कैबिनेट एक लोहे की रोड से बंद किया होता है। तभी उसमें से एक जोर की आवाज़ आती है। सभी एकदम से डर जाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। कैप्टन तो अपनी गन तक निकाल लेते हैं। मोरा उस केबिन का गेट खोलती है। उसके अंदर एक छोटा लड़का था। किसी को भी यकीन नहीं होता। उसे पता नहीं किस सांप ने सूंघा था। वो ना तो बोलता है और ना ही कुछ रिएक्ट करता है। उसके पास एक छोटा सा ब्लैक पिरामिड होता है जिसे वो मोरा को सौंप देता है। दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि प्रोमेथियस से आया एक अनजान आदमी चोरी से केरबरोस जहाज पर चढ़ जाता है। उसके पास वो छोटा सा ग्रीन बीटल भी होता है। ये बीटल पता नहीं कैसे, लेकिन ये लॉक्ड रूम का दरवाज़ा खोल देता है और डेनियल मोरा के साइड वाले दूसरे नंबर के रूम में एंटर हो जाता है और सीन यही कट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, या लाइक बटन भी दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए।